हाय गाइस 94.3 माय एफएम से मैं हूं आरजे नवनीत आपके साथ में ऑन ऑफ बीट टॉक्स। इस पॉडकास्ट में आज हम एक अलग ही लेवल की बात करने जा रहे हैं। हम देखते हैं कि लाइफ में कई सारे लोग आपको अलग अलग एडवाइस देते हैं। कोई आपको बताता है कि आपको अपने पैसे को कैसे मैनेज करना चाहिए, कोई बताता है कि प्रॉपर्टी को कैसे मैनेज करना चाहिए। कोई नहीं मिला आज तक जो बताए कि रिलेशनशिप को कैसे मैनेज करना चाहिए। ये बताने वाले लोग जो होते हैं मेरे ख्याल से भगवान के द्वारा ऐसे धरती पर भेजे जाते हैं, क्योंकि इस दौर में जहाँ पर डिजिटल इतने तरीके से आपके ऊपर हावी है, बहुत कम लोग हैं जो रिलेशनशिप को समझ पाते हैं और उसको लेकर दिल से बात कर पाते हैं। विकास चौधरी इस वक्त हमारे साथ में हैं और आप पॉडकास्ट की दुनिया में फिलहाल बहुत धूम मचा रहे हो। हम लोग की मुलाकात बहुत पहले होनी थी लेकिन अब जाके हो रही है। सो पहले तो बहुत स्वागत मेरे शो पर भाई। Thank you so much, Navneet bhai. I'm glad to be here. अच्छा you for ये having me. बताइए ये बताइए कि इंदौर शहर किस तरह से रास आया। मेरे ख्याल से आप इंदौर के भी नहीं, इंदौर के आसपास कहीं से हैं, फिर इंदौर पहुंचे और इंदौर से अब आप इंदौर की क्या, हिंदुस्तान की क्या, मतलब हिंदुस्तान के बाहर के लोगों को भी रिलेशनशिप पर एडवाइस दे रहे हो। इंदौर का ऐसा सीन है कि 6th स्टैंडर्ड से इंदौर में हूँ, बोर्डिंग स्कूल अच्छा। में। हाँ। तो थोड़े उद्दंड किस्म का था मैं, अच्छा इस वजह से मुझे बोर्डिंग सच में भी था। ओके। तो बस करीब 21-22 साल इंदौर में हो गए और अभी इंदौर ही घर लगता है। और वो स्कूल कौन सा था जहाँ पर उद्दंडता की बहुत सारी? पहले 4-5 स्कूल्स में मैं पढ़ा। ग्रीनफील्ड स्कूल करके एक हाँ। जानकी नगर में एक स्कूल था, ठीक एक है। लवकुश करके था, एक कर्नाटका विद्या निकेतन था। यस यस। बस इन्हीं स्कूल्स में उसके बाद आईपीएस से इंजीनियरिंग किया, हाँ। फिर एमबीए और उसके बाद फिर मैं साइकोलॉजी में आया और उसमें फिर मैंने एमए और ये सारी चीज़ें। तो इंदौर ही अब घर लगता है। इनफैक्ट अब अपने नेटिव प्लेस पे जाता भी हूँ तो 2-3 दिन 4 दिन के बाद ऐसा लगता है कि नेटिव प्लेस कौन सा है? रिंगनौत। यहाँ धार डिस्ट्रिक्ट में एक रिंगनौत करके एक विलेज है, तो बड़ा ही डाइवर्सिफाइड विलेज है, बहुत सारे कम्युनिटी के लोग रहते हैं, बहुत अच्छी जगह है। पर इंदौर तो इंदौर है। इंदौर तो इंदौर है। और इंदौर ने पिछले 7-8 साल में जो प्रोग्रेस की मेरे ख्याल से, उसके साथ यहाँ के लोग भी प्रोग्रेस कर रहे हैं। हाँ डेफिनेटली, क्योंकि बहुत पोटेंशियल है इस सिटी में। और फिर ऐसा नज़र आता है जैसे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या यहाँ की जो गवर्नमेंट है, इनके प्राइम लिस्ट में है इंदौर कि कोई भी स्कीम आ रही है या कुछ भी प्रोजेक्ट आ रहा है तो इंदौर तो कंसिडरेशन में है ही। हाँ। तो ऐसा नज़र आता है जैसे सेंट्रल इंडिया का सबसे बड़ा और सबसे हैपनिंग सिटी आने वाले टाइम में इंदौर और होने वाला है। तो फुल ऑफ पोटेंशियल है, तो सही जगह बैठे हैं। चलिए आप फुल फ्लेजेडली हम पॉडकास्ट को शुरू कर रहे हैं। ऐसा कहते हैं विकास भाई कि लड़कियों को भगवान भी नहीं समझ सकता। ये बड़ा अजीब सा फ्रेज़ है जो कि बहुत बचपन से सुना जाता रहा है। किस तरह से देखते हो लेकिन, और क्या इंसान को अब समझने की शुरुआत करनी चाहिए महिलाओं को? दरअसल फीमेल का जो एक पूरा जीवन होता है तो उसमें बायोलॉजिकली बहुत उतार चढ़ाव है। तो पहली चीज़ तो ईश्वर ने उसको थोड़ा सा ज़्यादा इमोशनल बनाया। अब जो लोग कह रहे हैं कि समझना मुश्किल है, वो लोग हैं जो मेल्स हैं और लॉजिकल है। तो एक लॉजिकल इंसान लॉजिकली सोच रहा है और फीमेल जो है वो उतना लॉजिकल है नहीं, वो इमोशनल है। तो वो सेंटिमेंट्स को ज़्यादा तवज्जो देती है, ये तो एक बात है। बट उनकी बायोलॉजी कुछ ऐसी है कि उसमें हार्मोनल चेंजेस है, मूड स्विंग्स के इश्यूज हैं, तो प्री मेंस्ट्रुअल टेंशन जैसी चीज़ें उनके साथ रहती है। तो हम लोग ये तो समझते हैं कि एक फ़ीमेल जो है पीरियड्स के दौर में होती है महीने में 3-4 दिन, और उस दौरान उसके माइंडसेट में काफ़ी फ्लक्चुएशन होते हैं। पर पीएमटी जो होता है, प्री मेंस्ट्रुअल टेंशन, वो ये होता है कि वो उस समय के आने के 4 दिन पहले ही शुरू हो जाता है। यानी कि एक फीमेल जो है महीने में 10 दिन कम से कम एक ऐसे फेज़ में है जहाँ पर एक अजीब सी साइकोलॉजिकल स्टेट में है, जहाँ पर बहुत फ्लक्चुएशन है। भूख लग रही है, अचानक बंद हो गई, खुश है और एकदम से कोई पुरानी बात याद आ गई और रोने लग गए, अच्छी बात करते करते किसी बात पे झगड़ ली। तो ये सब चीज़ें उसके भी कंट्रोल में नहीं होती है, एकदम से एंगर आ गया और ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो फीमेल जो है वो उस उतार चढ़ाव से चलती रहती है। तो एक लॉजिकल ब्रेन उसके बारे में यही सोच सकता है कि यार इनके साथ प्रॉब्लम क्या है, ये कभी कुछ कभी ऐसा कभी वैसा, कभी अच्छे से रहेगी, कभी एकदम से चिड़चिड़ करने लगी। तो बस वो ईश्वर ने उनको ऐसा बना दिया है। तो उनको समझना मुश्किल नहीं है अगर हम एजुकेट थोड़ा हो जाए उनको लेकर। तो इट्स अबाउट एजुकेशन, कि आप फीमेल को थोड़ा एजुकेट हो जाए उसको लेकर, तो आपके ज़्यादा समझ। अच्छा, अगर हम पिछले 10 सालों को देखें विकास, पिछले 10 सालों में प्यार या लव जिसको हम कहते हैं, ये किस तरह से बदला है?
कुछ बदलाव देखते हैं इसमें आप? क्योंकि आज की जनरेशन जिसको प्यार कहती है, क्या वो प्यार है? या जिसको हम प्यार समझते थे, क्या वो प्यार था? किस तरह से देखते हैं आप? मेरे ख्याल से जो डायमेंशंस, जो डायनामिक्स है रिलेशनशिप के, हम्म, वो दे हैव चेंज्ड बिग टाइम इन हम्म। लास्ट 10-20 ईयर्स। हम्म, तो रिलेशनशिप के तौर तरीकों में बहुत बदलाव आया है पिछले कुछ समय में। हम्म, अब आप ये समझिए कि एक इंसान किसी को प्यार कर रहा है, हम्म, एट द सेम टाइम उसके पास सोशल मीडिया है, उसके पास 25 जगह का और एक्सेस है, इतना एक्सपोजर है, और इस बात को हम नकार नहीं सकते कि ईश्वर ने हमको प्रलोभनों के साथ भेजा है। यस। ठीक है, हमें पता है कि ज़्यादा शुगर खाना अच्छी बात नहीं है, फिर भी नहीं रोक पा रहे। हमें पता है कि ज़्यादा जंक फूड खाना अच्छी बात नहीं, फिर भी नहीं फिर रोक भी पा ले रहे। रहे, राइट। हमें पता है कि वेट बढ़ रहा है, जिम जाके कम करना है, पर नहीं जा पा रहे। हमें पता है कि ज़्यादा सोना नहीं चाहिए, ज़्यादा लेट लेट तक सोते नहीं रहना चाहिए, पड़े नहीं रहना चाहिए, पर हम नहीं उठ पा रहे। प्रलोभन है, एक कंफर्ट है। वैसे ही प्रलोभन ये भी है कि कोई लड़की अच्छी दिख गई है, कोई लड़का अच्छा दिख गया है, तो उसको चेस करना है, उसको पटाना है, उसको सेट करना है। तो अगर ये एक्सेस होता ही नहीं, यानी कि आज की पूरी सिचुएशन में से आप सिर्फ सोशल मीडिया को हटा दो, तो वापस उस 10-15 साल पुराने प्यार पे पहुंच जाएंगे। फिर प्यार में कमिटमेंट बढ़ जाएगी, फिर उस प्यार में वापस से स्ट्रेंथ आ जाएगी, उस प्यार के जो वादे हैं वो और मजबूत हो जाएंगे, वो वापस हसीन हो जाएगा। और सोशल मीडिया डाल दिया तो वो थोड़ा सा कमज़ोर पड़ गया है। एक्सट्रोवर्टल हाँ, अफेयर्स। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आ गई है, डेविएशन आ गया है दुनिया भर का, तो डिस्ट्रैक्शन आ गया है, कंपैरिजन आ गया है, शो ऑफ करने वाली चीज़ें आ गई हैं, तो उसने रिलेशनशिप को काफ़ी हैम्पर किया है, और ये बढ़ नहीं है। ये बढ़ना ही ये है, बढ़ नहीं है, ये कम नहीं ये होना कम है। नहीं होना है। इसलिए कहते हैं कि या तो एजुकेट हो जाओ, या थोड़ा सा स्टेबल हो जाओ, थोड़ा स्पिरिचुअल हो जाओ, ताकि इन प्रलोभनों से जितना बच गए, उतना जिन लोगों के साथ जहाँ पर हो वहाँ खुशी से हम रह लेंगे। नहीं तो फिर हम भागते ही चले जाएंगे, या एक की वहाँ, बात तो कितना और भागेगा कितना आप। और हम कहीं पहुँचेंगे नहीं। हाँ। तो आप वेस्टर्न कंट्रीज़ में आप देखिए कि वहाँ पर लोगों ने अपने आप को पूरी तरह की आज़ादी दे दी। जैसे कि मुझे तुझसे शादी करनी है, 4 साल रह लिया, नहीं अब तेरे साथ नहीं रहना, अब कोई और ज़्यादा पसंद है, उसके साथ रह लिया 5-7 साल, नहीं अब वो भी नहीं पसंद है, कोई और के साथ रहना, और एंड में अकेले ही है, फ्रस्ट्रेटेड है। हर गली मोहल्ले में एक साइकेट्रिस्ट रहता है, काउंसलिंग ले रहे हैं, सोशली बहुत आइसोलेट हो चुके हैं लोग, काउंसलर्स के पास जाके बात कर रहे हैं, बात करने के लिए 2 लोग भी नहीं है, ना पेरेंट्स साथ में है, ना बच्चे साथ में है। तो वो जो फ्रीडम वाला एनवायरनमेंट क्रिएट करते करते वो उस लेवल तक चले गए जहाँ उनको समझ में आया कि वहाँ जाकर भी कुछ है नहीं। तो शायद वो लोग अब वापसी कर रहे हैं और हम उनकी तरफ जा रहे हैं। सही बात है। थोड़ा वैसा है। हाँ, इतना कुछ करने के बाद भी हासिल कुछ नहीं हुआ। हाँ, बस वो टेम्पटेशंस के चलते ही है कि ये बिल्कुल वैसी ही बात है कि मेरे मन में किसी बात का प्रलोभन है और 4 लोगों के मन में नहीं है जो मेरे साथ बैठे हैं, तो मैं उस प्रलोभन को दबा लूंगा और छुपा लूंगा कि यार ये क्या सोचेंगे। हाँ। पर अब हम 5 लोग में से 3 लोगों के मन में प्रलोभन है, तो हम उन 2 को भी इनकरेज करेंगे कि यार क्या प्रॉब्लम है, तुम भी साथ हो जाओ। तो उनको भी करना चाहिए, मज़े करो, है ना। तो जब पूरी सोसाइटी एक जैसी हो जाती है तो सब मिल के कलेक्टिवली वो डिस्ट्रक्शन या वो डिज़ास्टर जो है उसको पैदा कर देते हैं, और फिर पूरी की पूरी सोसाइटी जो है उसमें डूब जाती है है ना। फिर हम यहाँ वहाँ की चीज़ों को ब्लेम करते रहते हैं, सब कुछ करते रहते हैं, पर एज ए सोसाइटी हम फेलियर की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये कलेक्टिव एक मिस्टेक हो रही है, और ये बढ़ेगी क्योंकि प्रलोभन हर इंसान के अंदर है, तो हर कोई यही देख रहा है कि यार बाकी सब लोग भी कर लें तो मैं भी फिर अपने मन की बात कर दूँ। सही बात है। तो ये वैसा है, तुमने प्रलोभनों को थोड़ा ज़्यादा तवज्जो दे दिया, हाँ। और इसलिए हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, और अभी तो बहुत आगे जाना है। अच्छा, उसी लिस्ट में कहीं आता है नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड या फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स, ये सारी जो टर्म्स आजकल चल रही हैं, किस तरह से देखते हैं उसको, और क्या ये आज की सिचुएशन के हिसाब से ठीक जा रहा है? नहीं, यही तो मैं कह रहा हूँ कि ठीक नहीं जा रहा है। जैसे आपने फ्रेंड्स विद बेनिफिट बोला, तो इस सिचुएशन की ज़रूरत क्यों पड़ी लगता है कि ऐसा क्या हो गया कि फ्रेंड्स विद बेनिफिट के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करना पड़ गया? क्या नहीं है उन लोगों के पास? क्या उनके पास रिलेशनशिप्स नहीं है, गर्लफ्रेंड्स नहीं है? आज के ज़माने में सब कुछ है, पर वो होते हुए भी और क्या हो सकता है ये पॉसिबिलिटी ढूंढ रहे हैं। अब मैंने कहा ना कि एक के मन में चोर है तो वो चुप बैठा है, और दोनों के ही मन में चोर है, और उन्होंने जब ये बात डिस्कस कर ली कि यार मैं भी ऐसे ही सोचता हूँ, तू भी ऐसे ही सोचती है, तो क्यों ना हम अपने प्रलोभनों को यहीं शांत कर लें और आगे बढ़ें और इसको फ्रेंड्स विद बेनिफिट का नाम दें। वहाँ से कॉइन हो रहा है। हाँ, बिल्कुल। तो मैंने कहा ना कि
इंसान गलती तो कर रहा है, उसके अंदर गड़बड़ तो है, पॉलीगेमी है क्योंकि ईश्वर ने ऐसा बनाया है, पर वो तब तक चुप बैठा हुआ है जब तक ऐसा लग रहा है कि यार अगर मैं अकेला कुछ करूंगा तो मुझे लोग किस नज़र से देखेंगे। पर जहाँ सोसाइटी का एक बड़ा परसेंट वही सब कर रहा है, तो लोगों को वो जो पर्दे और वो जो झिझक है वो खत्म हो जाएगी, तो फिर हर इंसान एक जैसा ही हो जाना है, और फिर सोसाइटी में यही रह जाएगा बस, यही सब चल रहा है और ये सब बढ़ ही रहा है। डेटिंग साइट्स का, डेटिंग एप्स का यूज भी बहुत सारा बढ़ गया है और ये एक अलग दिशा में हमको लेकर जा रहा है, नहीं? हाँ, डेटिंग ऐप का कुछ ऐसा है कि पहली बात तो इंडिया पॉपुलेशन में टॉप पर है, बट डेटिंग ऐप यूज़र के उसमें 5वें नंबर पर है, यानी कि अभी इंडियन मार्केट जो है अभी तो वो अपने इनिशियल फेज में है डेटिंग ऐप्स को लेकर, अभी और आगे जाएंगे, इंडस्ट्री बहुत बड़ा होने वाला है डेटिंग ऐप्स, क्योंकि अभी तो डेटिंग ऐप एक टैबू के जैसा भी है। हमारे इंदौर जैसे शहरों में तो अभी भी लोग छुपा के यूज़ करते हैं, अपने 2-3 दोस्तों के अलावा किसी को बताएंगे नहीं कि मैं टिंडर चला रहा हूँ, ये फलाना चला रहा हूँ। और डेटिंग ऐप अभी उस जगह जाने वाला है जहाँ पर लोग ओपनली यूज कर रहे होंगे कि लाइक वी आर यूजिंग इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। हाँ बिल्कुल, तो अभी तो वहाँ जाने वाले हैं, तो डेटिंग ऐप का असली असर तो अभी आना बाकी है, अभी तो शुरुआत है। अभी तो डेटिंग ऐप पे लोग अपने फोटो नहीं डाल पाते, यहाँ वहाँ के पिक्चर्स डाल देते हैं, फेस कटे हुए पिक्चर डाल देते हैं, अपनी प्रोफाइल ठीक से मेंटेन नहीं रखते हैं। अभी तो लोगों को पता नहीं है डेटिंग ऐप पर प्रोफाइल कैसे मेंटेन करना है और कैसे करना है क्या नहीं। तो डेटिंग ऐप की वजह से जो चीज़ें भी होनी है वो तो अभी होनी बाकी है। अभी तो शुरुआत ही हुई। हम लोगों ने देखा कहीं क्राइम जो है उसके पीछे की वजह जो है डेटिंग ऐप्स रहे, है ना? और डेटिंग ऐप पर आप एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए ज़रूर मिल सकते हैं, लेकिन उसके बाद जो रिलेशनशिप है, जो प्यार है, वो कहाँ मिल रहा है आपको? दरअसल डेटिंग ऐप्स का जो एक सिनेरियो इंडिया में शुरू हुआ वो उस वे में हुआ नहीं जैसा होना चाहिए था। जैसे यूएस के अंदर 1/3 मैरिजेस डेटिंग ऐप से होती है, पर हमारे यहाँ पर डेटिंग ऐप मतलब ये कि हमको कोई सेक्सुअल पार्टनर ढूंढना है या फिर हमको बस हुकअप्स मारना है, उसके लिए कोई चाहिए, तो या हम टेम्परेरी नीड्स को फुलफिल करने के लिए हम कोई व्यक्ति देख रहे हैं। तो जो पर्पस है डेटिंग ऐप का वो ही थोड़ा सा भटक गया है। डेटिंग ऐप पर वो सब चीज़ें हो सकती थी अगर वो डेकोरम मेंटेन होता और वो सही तरीके से लॉन्च होता, पर मुझे लगता है कि वो गलत तरह से लैंड हो गया है। तो डेटिंग ऐप मतलब एक ऐसी चीज़ हो गई है कि लोगों ने भी मान लिया है और उसके बारे में कैसी इमेज भी बन गई है कि वो टैबू है मार्केट में। हाँ, तो वो थोड़ा वैसा है। अदरवाइज डेटिंग करनी ही है और अगर ये कल्चर तक हम आ ही गए हैं तो फिर उसको भी हेल्दीली यूज़ करना चाहिए, उसको भी हम अच्छे से करें। पर अभी हम लोग शायद उसके लिए मतलब ठीक है, मेट्रोज वगैरह में तो चीज़ें अच्छे से होने भी लगी हैं, अच्छा। पर अभी भी डेटिंग को लेके ज़्यादातर जो चीज़ें देखने में आती है वो नेगेटिव ही है। डेटिंग ऐप बहुत तरह के लोगों के लिए है भी नहीं। अगर मान लीजिए इमोशनली कोई इंसान वीक है या ज़रूरत से ज़्यादा सेंटिमेंटल टाइप के जो लोग होते हैं उनके लिए डेटिंग ऐप्स बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कांस्टेंट रिजेक्शन ले लेके उनकी सेल्फ इस्टीम बहुत डाउन हो सकती है। ठीक है, वहाँ बहुत फ्रिक्वेंट और रेगुलर रिजेक्शन है, घोस्टिंग होता है, उसकी वजह से लोग जो है बहुत बैकफुट पे आ जाते हैं। कई बार लोग खुद को ही क्वेश्चन करना शुरू करते हैं कि यार ऐसा तो नहीं कि मेरे में कोई कमी है या मैं कम अच्छा दिखता हूँ या मैं अट्रैक्टिव नहीं हूँ। ये प्रॉब्लम्स हैं। डेटिंग ऐप पर लोग अपने को अच्छा दिखा देते हैं, तो मिलने जाने के टाइम पर फिर उनको एक तरह की इन्फीरियरिटी आती कई बार कि अब वो मुझे जज करेगा, मैं ऐसा दिखता तो नहीं हूँ जैसा हूँ। तो कैटफिशिंग होती है ऑनलाइन डेटिंग में कि लोग हैं कुछ और बताते कुछ और है इंप्रेशंस बनाने के लिए। तो घर में हुंडई भी नहीं है और फोटो हाउडी के साथ डाला हुआ है तो लोगों को इम्प्रेस करने के लिए। तो अभी ऑनलाइन डेटिंग में बहुत पछड़े हैं। इनफैक्ट एक केस आया था कुछ दिन पहले मेरे पास कि बेंगलोर वगैरह में और ऐसी जगह ऐसे चल भी रहे हैं ऐसे स्कैंडल्स वगैरह कि बाकायदा ऐसा हो रहा है कि आपको ऑनलाइन डेटिंग पर कोई लड़की है, उसने देखा कि लड़का अच्छा है, वेल कैपेबल है, ये है वो है, उसने बात करना शुरू किया, आपके साथ टाइम स्पेंड करना शुरू किया, फ्रिक्वेंटली व्हाट्सएप नंबर एक्सचेंज हो गया है, मिल रहे हैं 2-3 बार मिलना करना हो गया, यानी कि एक ट्रस्ट बिल्ड हो गया है, 2-3 महीने का वो रिलेशनशिप हो गया है। अभी ओयो का नंबर आया अच्छा ओयो का नंबर आया है, ओयो गए हैं, वहाँ अपनी प्राइवेट स्पेस में है, वहाँ पर सारी चीज़ें हुई, इंटीमेसी हुआ, सब कुछ हुआ, और लड़की ने वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड की थी। और फिर नेक्स्ट डे लड़के को कॉल जाता है किसी व्यक्ति का कि भाई हमारे पास आपके ये फुटेजेस हैं और इतना पैसा चाहिए, नहीं तो ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। अब लड़की जो है वो तो प्रोफेशनल है, उसका तो काम ही यही था। ठीक है, तो अगर किसी को 2-3-4 महीने इन्वेस्ट करके अगर कहीं से 1 लाख 2 लाख 10 लाख रुपए निकल सकते हैं तो क्या बुरा है।
तो ऑनलाइन डेटिंग में ये सब चीज़ें भी चल रही है, तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप किससे बात कर रहे हो, उसका बैकग्राउंड क्या है, वो क्या करता है क्या नहीं करता है। तो लोग वही है अगेन कि उन टेम्पटेशंस में आके इतनी हड़बड़ाहट में होते हैं कि उन्हें इतना वेरीफाई करना भी ज़रूरी नहीं लगता है और आगे बढ़ जाते हैं। तो खूब तो सारी इतना सोच भी नहीं पाते हैं। हाँ, क्योंकि लड़की जो है एकदम फ्रंट फुट पे खेल रही है, हर चीज़ के लिए एकदम रेडी सी है, और आपसे रहा भी नहीं जा रहा है, तो उस समय इंसान अपने सेंसेस थोड़ा खो भी देता है। तो ऐसी चीज़ें भी इंडिया में हो रही है। तो ऑनलाइन डेटिंग को लेके काफ़ी चीज़ें हैं। ऑनलाइन डेटिंग में मेरे ख्याल से 67% के आसपास यूज़र जो है मेल्स हैं, अच्छा, 33% के आसपास फीमेल यूज़र हैं। यहाँ भी रेशो गड़बड़ चल रहा हाँ, है। रेशो गड़बड़ है ना, इस वजह से भी 65 से 70% लोग जो ऑनलाइन डेटिंग यूज़ कर रहे हैं उससे सेटिस्फाइड नहीं। उनको ऐसा लग रहा है कि बस कहने का है, कुछ होता नहीं है। ओके। दाल नहीं गलती है। हाँ, तो ये सब चीज़ें भी हैं। हाँ, तो अभी थोड़ा सा और टाइम लगेगा मुझे लगता है, पर ये मार्केट बहुत बड़ा होने वाला है, ये बहुत आगे जाने वाला है। ओके, चलिए थोड़ा सा प्यार की तरफ बढ़ते हैं। अभी आफ्टर मैरिज लव की बात करते हैं। प्यार में जब इंसान होता है तब तो हर पल पे लव यू, सोना, निब्बा निब्बी चलता होता है। लेकिन शादी के बाद ये थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी आई लव यू बोलने की या प्यार का इजहार करने की थोड़ी कम हो जाती है। लगता है कि यार समझती तो है, मालूम है एक दूसरे को, फिर भी प्यार का इजहार करना कितना ज़रूरी होता है आफ्टर मैरिज? ये बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसी भी रिलेशनशिप का कि आपको रीएश्योरेंस करते रहना पड़ता है। मतलब आप किसी इंसान को, और वो भी आज के ज़माने में, आप उसे ये महसूस कराते रहें बीच बीच में कि हाँ अभी भी आप उतने ही इम्पोर्टेंट हो, अभी भी आप उतना ही प्यार करते हैं। वो आई लव यू कहते रहना ज़रूरी है। अपने सेंटिमेंट्स को एक्सप्रेस कर देना या उस इंसान के लिए वो बातें बोल देना जो ज़रूरी है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। नहीं तो लोगों को एक इनसिक्योरिटी भी रहती है और एक तरह का टेंशन भी रहता है, स्ट्रेस भी आता है कि चीज़ें वैसी ही है तो सही ना। तो क्वेश्चन तो बहुत है विकास भाई, मेरे को लगता है, लेकिन समय थोड़ा सा कम पड़ जाएगा हम लोगों को। सो हम यहाँ पर आज ख़त्म करते हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि वापस से कुछ नए सवालों के साथ आपके साथ फिर मुलाकात की जाए। Definitely. थैंक यू वेरी मच ऑफ बीट टॉक्स पर आने के लिए।